2015 एक शिप जो समुद्र के बीचों बीच हरिकेन जो क्वीन की आई बॉल में एंटर कर जाता है। हरिकेन यानी समुद्री तूफान। ये तूफान इतना ज्यादा भयानक होता है कि अगर जमीन से टकरा जाए तो बाढ़, तेज हवाएं और अपने साथ एक बहुत बड़ी तबाही लेकर आता है। और ये शिप समुद्र के बीचों बीच इसी हरिकेन का सामना कर रहा था। इस शिप के 33 लोग समुद्र की लहरों में कहीं खो जाते हैं और ये शिप समुद्र की गहराइयों में डूब जाता है। कौन जानता था कि अटलांटिक ओशन का छोटे से दिखने वाला तूफान कैटेगरी 3 के हरिकेन में बदल जाएगा और इस शिप को तबाह कर देगा। उस वक्त हमें यह एहसास हुआ कि नेचर की ताकत कितनी बड़ी होती है और उसकी ताकत के आगे इंसान का कद कितना बौना नजर आता है। आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आखिर उन आखिरी पलों में उन लोगों ने अपनी जान को बचाने के लिए किस तरीके से स्ट्रगल करी, कैसे फेज से वो गुजरे और उस तूफान का उन्होंने कैसे सामना किया। उनकी पल पल की खबर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत हो जाती है उसी दिन से जिस दिन से इसने अपनी वो जर्नी शुरू की थी। सितंबर 29, 2015 रात के 8:10 पर यह शिप एल फैरो अपनी जर्नी शुरू करता है फ्लोरिडा से पुर्टो रिको के लिए। इस शिप को गाइड कर रहे थे कैप्टन माइकल डेविडसन। उस शिप पर टोटल 391 शिपिंग कंटेनर्स, 294 ट्रेलर्स और कार्स और टोटल 33 क्रू मेंबर्स सवार थे जब इसने अपनी इस जर्नी की शुरुआत करी पुर्टो रिको के लिए। दोस्तों, इस शिप का इतिहास भी काफी रोचक था। ये एक 40 साल पुराना शिप था, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनीज और कैप्टन्स को इस शिप पर पूरा भरोसा था। पास्ट में भी इस शिप ने काफी टफ और डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस की थी, लेकिन कभी भी इस शिप को कुछ भी नहीं हुआ। ये हमेशा अपने आप को वहां से बचा लाया था। यही कारण था कि कैप्टन्स, कंपनीज इस शिप को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, इसको बहुत स्ट्रांग मानते थे और लकी भी मानते थे। यही कारण था कि 40 सालों के बावजूद भी इस शिप पर कैप्टन्स का और कंपनीज का ट्रस्ट बना हुआ था। उन्हें लगता था कि ये शिप कभी भी उनको डुबाएगा नहीं, यानी कभी भी उनको घाटा देकर नहीं जाएगा। 1975 में इस शिप को सनशिप बिल्डिंग और ड्राई डॉक कंपनी ने बनाया था और इनिशियली इसका नाम पुर्टो रिको रखा था, लेकिन 1991 में इसका नाम बदलकर नॉर्दर्न लाइट्स रख दिया गया और फाइनली 2006 में इसको नाम मिला एल फैरो। सी स्टार लाइंस के अंडर में ये शिप पुर्टो रिको आइलैंड और यूएस मेन लैंड के बीच में एक लाइफलाइन बन गया था, जो कि पुर्टो रिको आइलैंड पर बेसिक एमिनिटीज पहुंचाने का काम करता था। ये शिप मिलिट्री मिशंस के लिए भी काम कर चुकी थी। फरवरी 2003 में यूएस लेड इन्वेशन ऑफ इराक से पहले ये मिलिट्री सी लिफ्ट कमांड के लिए चार्टर की गई थी। उस वक्त आप शिप्स को चार्टर यानी रेंट पर ले सकते थे और मिलिट्री ने भी इस शिप को एक वक्त पर रेंट पर लिया था। 19 मार्च 2003 को इस शिप ने एक मिसाइल का सामना भी किया था। पेरिशियन गल्फ में मिसाइल के अटैक से ये शिप हिला जरूर था, लेकिन इसको कुछ भी डैमेज नहीं हुआ था और ना ही कोई कैजुअलिटीज भी थी। यही सारी बातें इस शिप को लकीएस्ट और स्ट्रॉन्ग शिप बनाती थी, जिसके कारण कैप्टन्स और कंपनीज इस शिप पर इतना भरोसा करती थी कि ये शिप कभी भी कोई नुकसान देकर नहीं जाएगा। लेकिन वो दिन दूर नहीं था जब ये शिप खुद का अस्तित्व ही खोने वाला था। इस शिप के यात्रा पर निकलने से पहले ही वेदर रिपोर्ट्स ने ये कहा था कि एक तूफान आने वाला है, लेकिन समुद्र में तो तूफान आते रहते हैं और कैप्टन ने समुद्र में उतरने का फैसला लिया। अब यहाँ सबको यही लगता था कि ये कैप्टन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसके कारण ये शिप तूफान का सामना करके समुद्र में डूब गया। लेकिन यहाँ और भी ज्यादा कुछ तथ्य हैं। उस वक्त में शिप से एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए कुछ कमिटमेंट्स और डेडलाइंस होती थी और वो डेडलाइंस मीट ना करने पर भारी पेनल्टीज का सामना कंपनीज को करना पड़ता था। यही कारण था कि कैप्टन ने कोशिश की ये सामान डेडलाइन पर ही पहुंच जाए और ना रुकने का फैसला किया और समुद्र में उतर गए। लेकिन जिस वक्त ये वेदर रिपोर्ट आई थी उस वक्त सिर्फ एक तूफान का ही जिक्र था उस वेदर रिपोर्ट में, लेकिन धीरे धीरे ये तूफान बहुत ज्यादा बड़े हरिकेन में बदल गया। कैप्टन माइकल डेविडसन ने इनिशियली जो रूट चूज किया था
वो रूट स्टॉर्म के साउथ से गुजरना था। ट्रॉपिकल स्टॉर्म कई 100 माइल्स ईस्ट में था, लेकिन जैसे जैसे स्टॉर्म बढ़ता गया सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस होती गई। लेकिन सिर्फ 2 दिन में ये स्टॉर्म ने एक कैटेगरी 3 के हरिकेन का रूप ले गया। इस शिप ने 20 से 40 फीट तक की ऊंची लहरों का सामना किया और 80 नॉट्स यानी 150 किलोमीटर पर आवर की तेज हवाओं के झटके को भी सहा जब ये स्टॉर्म के बिल्कुल करीब था। 1 अक्टूबर सुबह 7:30 बजे कैप्टन ने ये इंफॉर्मेशन दी थी कि शिप में पानी भर चुका है और ये शिप 15 डिग्री टिल्ट हो चुका है और क्रू इस पानी को, इस फ्लड को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस कम्युनिकेशन के बाद एल फेरो का कम्युनिकेशन शोर से टूट गया और उसके बाद कभी भी उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो क्या ये माना जाए कि ये 40 साल पुराना शिप इस कंडीशन में नहीं था कि इतने बड़े हरिकेन को झेल पाए? अगर हाँ, तो आखिर इस शिप को फिर कंपनी ने भेजा ही क्यों? लेकिन कंपनी कहती थी कि ये शिप 40 साल पुराना है, लेकिन इसकी रेगुलर मेंटेनेंस होती है और ये सारे क्राइटेरियाज को भी पास कर चुका है। 2014 में एल फेरो ने यूएस कोस्ट गार्ड की इंस्पेक्शंस पास कर ली थी। 2015 में भी अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग के क्लास और स्टैट्यूटरी सर्वेस भी कंप्लीट हो चुके थे। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB ने रिपोर्ट दी कि वीकली सेफ्टी ड्रिल्स होती हैं और जब ये फ्लोरिडा से निकली तब ये स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रही थी, यानी शिप अच्छी खासी कंडीशन में थी फ्लोर पे जाने की, यानी समुद्र में जाने की। तो फिर क्या हुआ जिसकी वजह से ये शिप उस तूफान को नहीं झेल पाया? ये तो कहना था कंपनी का, लेकिन फॉर्मर क्रू मेंबर्स का कहना था कि ये शिप केवल एक रस्ट बकेट थी जो कि पानी ड्रेन नहीं कर सकती थी और इसकी गैली में लीक्स हमेशा बने रहते थे। क्या यही कारण था इस शिप के डूब जाने का, जिसके कारण वो इतने बड़े तूफान को नहीं झेल पाई? अगर क्रू मेंबर की ये बात सच थी तो हम सोच सकते हैं कि किस तरीके से उनके शिप में पानी भर गया होगा और कैसी जद्दोजहद से वो लोग उस वक्त गुजरे होंगे। कैसे उन लोगों ने पल पल मेहनत करके अपनी जान को बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन तूफान के आगे घुटने टेकने पड़े होंगे। सितंबर 30, 2015 को सुबह 6:40 पर कैप्टन डेविडसन और चीफ मेट ने शिप के रूट को थोड़ा साउथ शिफ्ट कर दिया था, लेकिन रात को 11:05 पर थर्ड मेट ने कैप्टन डेविडसन को फोन करके बताया कि अब वो छोटा सा तूफान एक विनाशकारी हरिकेन बन चुका है और 100 mph की हवाएं चल रही हैं और अब वो एल फेरो के रूट की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये जानने के बावजूद भी कैप्टन ने कोई भी कोर्स चेंज नहीं किया, ना कोई सॉलिड एक्शन लिया। 1 अक्टूबर रात के 1:20 पर सेकंड मेट जो डैनियल रैंडोल्फ थे, वो कैप्टन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें क्रुक्ड आइलैंड वाला पैसेज ले लेना चाहिए, लेकिन उनकी इस रिक्वेस्ट पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता और सुबह तक ये नॉर्मल सा दिखने वाला तूफान कैटेगरी 3 हरिकेन का रूप ले लेता है और अब 115 mph की हवाएं चल रही थी। अब ये तूफान में फंस चुके थे। 1 अक्टूबर सुबह 7:30 बजे कोस्ट गार्ड को कुछ इंफॉर्मेशन सैटेलाइट द्वारा भी मिली थी, जिसमें उन्हें इंफॉर्मेशन मिली थी कि शिप अपना प्रोपल्जन खो चुका है। प्रोपल्जन यानी वो मैकेनिज्म या वो सिस्टम जिसके द्वारा शिप को आगे पुश किया जाता है पानी को पीछे धकेल के, वो प्रोपल्जन वो शिप खो चुका था, यानी अब शिप आगे नहीं बढ़ पा रहा था। शिप 15 डिग्री लिस्ट पे थी और शिप में पानी भर चुका था, लेकिन फ्लडिंग अभी तक पूरी तरीके से नहीं हुई थी। ये इंफॉर्मेशन सैटेलाइट के द्वारा कोस्ट गार्ड्स को मिलती है। कोस्ट गार्ड को अक्टूबर 1 को इसके बाद सिर्फ एक ही इमरजेंसी पोजीशनिंग इंडिकेटिंग रेडियो बीकन का पिंग मिला था और उसके बाद सारे कम्युनिकेशंस टूट गए। तो 40 साल पुराना ये शिप पानी की लहरों में डूब गया, पानी की गहराइयों में कहीं खो गया और 2 अक्टूबर को इस 40 साल पुराने शिप को मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया। अब सर्च ऑपरेशन जारी हुआ। यूएस कोस्ट गार्ड, नेवी, एयरफोर्स और एयर नेशनल गार्ड ने मिलकर एक एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन जारी किया इस शिप को ढूंढने के लिए। इस सर्च ऑपरेशन में सर्च टीम को ज्यादा कुछ भी नहीं मिला। बहुत सर्च करने के बाद
उनको सिर्फ कुछ डेब्रीज, एक डैमेज लाइफ बोट और एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली थी जो रिकवर नहीं हो पाई। और सर्च टीम ने इस सर्च के बाद 5 अक्टूबर को ऑफिशियली इस 40 साल पुराने शिप एल फेरो को संक डिक्लेयर कर दिया। सर्च टीम ने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। 7 अक्टूबर को 1,83,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स में सर्च करने के बाद कोस्ट गार्ड्स ने ऑफिशियली इस शिप को एल फेरो को लॉस्ट इन द सी डिक्लेयर किया। लेकिन एल फेरो का किस्सा यहाँ खत्म नहीं होने वाला था, कुछ और भी था जो उजागर होना बाकी था। 31 अक्टूबर 2015 को यूएस नेवी ने एक सनकेन वेसल को डिटेक्ट किया 15,000 फीट डेप्थ में और 16 नवंबर को यह कंफर्म हुआ कि ये पार्ट एल फेरो शिप का ही है। अब तो और ज्यादा उम्मीद जाग चुकी थी। अगस्त 2016 को इस शिप का यानी एल फेरो शिप का वॉयज डेटा रिकॉर्डर यानी वीडीआर को भी रिकवर कर लिया गया, जिसमें शिप के लास्ट मोमेंट्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। अब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग बताने वाली थी कि आखिर शिप के लास्ट मोमेंट में क्या कॉन्वर्सेशंस हो रही थी, कैप्टन क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे और आखिर हुआ क्या था। 13 दिसंबर 2016 में एनटीएसबी ने 500 पेजेस का एक ट्रांसक्रिप्ट रिलीज किया, जिसमें कि उस वीडीआर की डेटा रिकॉर्डिंग को दिखाया गया। उस रिकॉर्डिंग में जो था वो उस ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन था और उस रिकॉर्डिंग में जो था उसको देख के पता चलता था कि उन लोगों के हालात उस वक्त क्या थे। और ये ट्रांसक्रिप्ट्स कुछ ऐसी थी कि 5:43 AM पर कैप्टन डेविडसन को रिपोर्ट मिली कि नंबर 3 कार्गो होल्ड में फ्लडिंग हो सकती है। क्रू ने कंट्रोल करने की कोशिश की। 6:54 AM पर डेविडसन ने कहा सिचुएशन बहुत खराब हो रही है, हम डायर स्ट्रेट्स में हैं लेकिन अभी शिप छोड़ने वाले नहीं हैं। 7:06 पर डेविडसन ने डिस्ट्रेस कॉल की, एक स्कटल स्टॉर्म के दौरान खुल गया है, होल्ड 3 में पानी भर रहा है और प्रोपल्जन यूनिट भी चालू नहीं हो रही है। 7:24 AM पर फाइनली डेविडसन ने जनरल अलार्म एक्टिवेट करने का ऑर्डर दिया और अबेंडन शिप अनाउंस किया। 7:39 पर डेविडसन का आखिरी रिकॉर्डेड डायलॉग इट्स टाइम टू कम दिस वे और उसके बाद एल फेरो डूब गया। इसके बाद की कोई भी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड नहीं थी, इसका मतलब एल फेरो उस वक्त डूब चुका था। एल फेरो शिप तो डूब चुका था लेकिन किस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। बाद में 14 अक्टूबर को एक फैमिली ने टोटे मैरीटाइम के अगेंस्ट $100 मिलियन का एक लॉ सूट फाइल किया और उनके ऊपर नेग्लिजेंस का आरोप लगाया। 19 अप्रैल 2016 तक टोटे मैरीटाइम ने टोटल 18 फैमिलीज को $7 मिलियन का सेटलमेंट दिया। 2017 में कोस्ट गार्ड और एनटीएसबी ने अपनी रिपोर्ट्स को रिलीज किया। उसमें उन्होंने कहा कि इस पूरी घटने की जिम्मेदारी कैप्टन डेविडसन और टोटे मैरीटाइम की है, जिसका कारण था कैप्टन डेविडसन की खराब डिसीजन मेकिंग, टोटे मैरीटाइम के रूल्स को वायलेशन करना और उस शिप की खराब कंडीशन। ये तीनों चीजें रिस्पॉन्सिबल थी इतने बड़े हादसे की। वो कहते थे कि अगर कैप्टन डेविडसन इस हादसे में बच जाते तो उनका कैप्टन लाइसेंस को रिवोक किया जाता। आज भी इस हादसे के बाद लोग इस हादसे की याद में मेमोरियल्स लगाते हैं और इस चीज को अमर बनाकर रखते हैं। इतना बड़ा किस्सा, इतना बड़ा हादसा जिसमें कि लोग इतनी तकलीफ से गुजरे उस समुद्र के बीच, ये गम आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। दोस्तों, ये पूरा किस्सा सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या एल फेरो की इस ट्रेजेडी को अवॉइड किया जा सकता था? अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।